नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात राजधानी की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए और कहा कि स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली के साथ ही हेल्थ हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की जाएगी। हेल्थ कार्ड के लिए पूरी दिल्ली में नए सिरे से सर्वे प्रारंभ किया जाएगा। सीएम ने कहा कि हम दिल्ली में सबसे आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली बना रहे हैं। कोरोना के कारण प्रोजेक्ट को पूरा करने में कुछ देरी हो रही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इसे जल्द पूरा कर लेंगे और ये मार्च 2022 तक शुरू भी हो जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सचिवालय में जिस तरीके से ये बैठक हुई है, उसके बाद स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली प्रोजेक्ट की समीक्षा के बाद ये बैठक खत्म हो चुकी है और अब जल्द ही ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो जाएगा। समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से HIMS प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें अवगत कराया कि कोरोना के कारण HIMS प्रोजेक्ट में कुछ देरी हुई है, लेकिन अब इसका काम जल्द आगे बढ़ रहा है, सिरे से आगे सुचारू रूप से बढ़ रहा है और जल्द ही इसको पूरा कर लिया जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जो ये प्रोजेक्ट है इसके बारे में विस्तार से बताएं और अब जो समीक्षा बैठक में खास रहा उसकी भी जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली के अंदर यही कोशिश कर रही है कि कोरोना काल की जो स्थिति है उसको कहीं ना कहीं बेहतर किया जा सके और उसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि जिस तरह से अस्पतालों के अंदर दूसरी लहर के अंदर देखने को मिला था, स्थिति बिल्कुल बिगड़ी थी। अब मगर दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार यही कोशिश की जा रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है वो लगातार बेहतर की जाए और जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जिस तरह की कोशिश कर रही है, और कल बैठक भी की गई थी, इसके अंदर खुद मनोज सिसोदिया और बड़े जो नेता थे दिल्ली सरकार के वो उपस्थित रहे और लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार यही कोशिश की जा रही है कि 2022 मार्च तक इसकी सुविधाएं जो है वो शुरू की जाएंगी। मगर लगातार जो तीसरी लहर का खतरा है वो भी कहीं ना कहीं बना हुआ है और दिल्ली सरकार निरंतर अस्पतालों के अंदर कहें या फिर बच्चों के सुविधाओं के लिए कहें, लगातार निरंतर कोशिश करती राजीव, ये जो प्रोजेक्ट है राजीव, ये जो प्रोजेक्ट है सीएम का, इसमें क्या कुछ लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी और किस तरीके की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाएंगी? देखिए, बिल्कुल बात करें जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार यही कोशिश कर रही है कि जनता को सुविधाएं मिल पाए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर स्थिति बिगड़ी थी वो नहीं बिगड़ सके। मगर बात करें जिस तरीके से ऑनलाइन सेवाओं की या फिर अस्पतालों के अंदर कह सकते हैं जो इलाज कराने आएंगे उनकी या फिर कहें जो बच्चों की, तो लगातार कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट से लगातार कहीं ना कहीं यही कोशिश की जाएगी अस्पतालों के अंदर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो या फिर युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। मगर जिस तरीके से कोरोना काल की जो स्थिति है उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरीके के प्रोजेक्ट लेके आई है दिल्ली सरकार और निरंतर यही कोशिश कर रही है कि आगे भी चलकर कहीं ना कहीं सुविधाएं मिल पाए। जी, कोरोना की वजह से इसमें देरी बताई है मुख्यमंत्री ने, आखिर क्या वो कारण रहे जिनकी वजह से देरी हुई? क्योंकि 2022 में ये शुरुआत इसकी आप कह रहे हैं कि होने वाली है, लेकिन कोरोना काल अभी चल रहा है और लोगों को सुविधाएं मुहैया अभी करवानी चाहिए थी। देखिए, बिल्कुल बताइए जिस तरीके से बात करें बेहतर सुविधाओं की, तो लगातार जो हमने दूसरी लहर के अंदर देखा था, कोरोना की दूसरी लहर के अंदर के लगातार कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, बेड की कमी थी, ICU बेड की बात करें या वेंटिलेटर बेड की बात करें तो लगातार उसके अंदर कमी जरूर देखने को मिली थी। मगर अब दिल्ली सरकार सबक लेकर आगे चलना चाहती है और कहीं ना कहीं जो कमियां थी उसको दूर करना चाहती है। इसीलिए स्वास्थ्य सुविधाओं के तरीके से हर तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय से यानी कि 2022 मार्च से पहले ही इससे सारी सुविधाएं जनता को मुहैया कराई जाए और अस्पतालों के अंदर जो भी कमी है उसको दूर किया जाए। मगर अगर तीसरी लहर समय से पहले आती है, यानी कि जिस तरीके से कहा गया है कि मार्च से पहले अगर तीसरी लहर आती है तो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ेगी, क्योंकि कह सकते हैं जो इस पे जानकार हैं या सलाहकार हैं उनका कहना है कि दिसंबर से पहले ही तीसरी लहर आ सकती है। मगर अभी भी कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है और दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है, लगता है कि उसमें और थोड़ी सी रफ्तार लानी होगी। जी, और ये रफ्तार जो लानी होगी वो जरूरी भी है। और ये जो प्रोजेक्ट है सरकार का, इसको लेकर जनता का क्या रुख है? क्योंकि जनता भी स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो बेहतर तरीके से लेना चाहती है।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जनता की, तो जनता कहीं न कहीं सुविधाओं के लिए कहीं न कहीं तरसती नज़र आई थी, जो हुँ, दूसरी लहर के अंदर देखा था। मगर वही जनता जो है अब यही चाहती है कि दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लगातार जो अस्पतालों की सुविधाएँ हैं उसको बढ़ाए और बेहतर करे, ताकि जो तीसरी लहर है उससे किसी को भी कोई दिक्कत ना हो और समय रहते हुए कहीं न कहीं इलाज जो है वो मिल सके। मगर देखना होगा इस तरीके की जो बैठक की गई थी और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की जो बात की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, वो कितनी कारगर होगी? क्योंकि जिस तरीके से मार्च तक का समय रखा गया तो उससे कहीं न कहीं यही लगता है कि आने वाले समय के अंदर तीसरी लहर अगर पहले आती है तो कहीं न कहीं स्थिति फिर बिगड़ सकती है। मगर दिल्ली सरकार को निरंतर स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर तेजी लानी होगी, अधिकारियों को और ज़्यादा संख्या बैठक करनी होगी और अधिकारियों के साथ और ज़्यादा मॉनिटराइज़ करना होगा। हुँ। लगातार कहीं न कहीं बैठक के साथ-साथ यही कोशिश की जाएगी कि अस्पतालों के अंदर किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रह सके, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, आईसीयू बेड की हो या फिर बच्चों को कैसे देख-रेख की हो। मगर हुँ। लगातार कहीं न कहीं कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। जी। राजीव, ये जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत 2022 में बताई गई है, लेकिन फिलहाल की जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, वो किस तरीके से लोगों को मिल रही है? फिलहाल सुविधाओं का क्या हाल है? देखिए, बिल्कुल भाई जिस तरीके से बात करें 2022 की तो कहीं न कहीं उसके लिए ज़रूर बेहतर सुविधाओं के लिए लक्ष्य रखा गया है और लगातार वो सुविधाएँ मिलेंगी भी। मगर जिस तरीके से बात करें अभी की स्थिति की, मगर अभी स्थिति कोरोना की इतनी भयावह नहीं है क्योंकि जिस तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया जा चुका है और हुँ, लगभग 100 से नीचे के आंकड़े आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं स्थिति को लगता है कि कंट्रोल हो चुकी है। मगर स्थिति अगर बिगड़ती है क्योंकि बाज़ारों के अंदर की बात करें तो लगातार कहीं न कहीं लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे और यही चीज़ लक्ष्मीनगर के इलाके के अंदर देखने को मिली। यहाँ पर 5 जुलाई तक के लिए बाजार जो है वो निरंतर बंद कर दिए गए हैं। मगर स्थिति की अगर कंट्रोल करनी है तो कहीं न कहीं अधिकारी और जनता दोनों को मिलकर काम करना होगा और सरकारों को मिलकर हर तरीके से मॉनिटराइज करना होगा, चाहे अधिकारी हो, चाहे जनता हो या फिर जहाँ फिर भी लापरवाही हो रही है, उसको कहीं न कहीं कड़ाई से पालन कराना होगा। जी। हुँ। और ये जो प्रोजेक्ट है सीएम केजरीवाल का, राजीव, इसमें दो डॉक्टर्स की भी और ज़्यादा उनको ज़रूरत होगी, क्योंकि जब स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर करनी है, तो जो उनकी तमाम कमियाँ हैं, उनको भी पूरा करना होगा। क्या उसके लिए कोई रणनीति है सरकार की? देखिए, बिल्कुल बताइए जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो लगातार इसके अंदर भी दिल्ली सरकार हर तरीके से लोगों को भर्ती कर रही है। यहाँ तक कि अस्पतालों के अंदर इंजेक्शन लगाने वालों की कमी थी, बेडों की कमी थी, यहाँ तक कि नर्सेज़ की कमी थी, वो सरकार अब पूरी करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए भर्ती भी की जा रही है। लगातार यही कोशिश की जाएगी। अगर सिविल डिफेंस में कमी पड़ती है, तो वहाँ पर से उनको एडजस्ट किया जाएगा या फिर बात करें अस्पतालों के अंदर अगर किसी को कोई दिक्कत होती है या इंजेक्शन लगाने वालों को या ट्रीटमेंट देने वालों की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पर उनको एडजस्ट किया जाएगा। डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों की भी भर्ती की जा रही है, मगर लगातार यही कोशिश की जा रही है कि तीसरी लहर से पहले ही कहीं न कहीं हर तरीके से समीक्षा की जाए और हर तरीके से अस्पतालों के अंदर जो सुविधाएँ हैं उनको बढ़ाया जाए। जी। हुँ। और ये जो सुविधाएँ हैं, इनको बढ़ाया जाना ज़रूरी भी है राजीव, क्योंकि जनता देखिए दूसरी लहर में किस तरीके से त्रस्त हुई है, हम सबने देखा है। अस्पतालों के बाहर लोगों ने दम तोड़ा है, जब अस्पताल के अंदर उन्हें बेड नहीं मिले। अब इसी स्थिति को लेकर जनता भी अब काफ़ी जागरूक हो चुकी है और वो भी सरकार से चाहती है कि अब जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जनता की बात करें तो जनता कहीं न कहीं जिस तरीके से दूसरी लहर के अंदर तरसती नज़र आई थी, बेड नहीं मिल रहे थे, लोग बाग ऑक्सीजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे और उनको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही थी। अस्पतालों की तरफ से साफ मना किया गया था कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। मगर वही चीज़ अब जनता यही चाहती है कि तीसरी लहर के अंदर ऐसी कोई भी सरकार की तरफ से कमी ना मिले, जिससे जनता जो है वो परेशान होती नज़र आए। मगर जनता कहीं न कहीं यही चाहती है कि सरकार जो है हर तरीके से गौर करे, कोई भी कमी है उसको पहले से पहले दूर किया जाए। जी। हुँ, बिल्कुल। और इन कमियों को दूर कैसे किया जाएगा, उसके लिए भी हमने चर्चा की राजीव, कि किस तरीके से बैठकों का दौर शुरू करना होगा और तमाम चीज़ें करनी होगी। लेकिन देखिए, ये भी सबसे बड़ी बात है कि अब समीक्षा बैठक सीएम केजरीवाल ने की है। ये जो सुविधाएँ हैं लोगों को, ये पहले मुहैया करा देनी चाहिए थी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें समीक्षा बैठक की तो जिस तरीके से दिल्ली सरकार के या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, तो लगातार कहीं न कहीं हर तरीके से यही कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर उसके बेहतर सुविधाएँ मिल गए, हुँ, बेहतर स्वास्थ्य कह सकते हैं अस्पतालों के अंदर जो सुरक्षा है या फिर कहें बेहतर सुविधाएँ हैं, वो मिल सके। मगर अभी भी कहीं न कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से लंबे समय रखा जा रहा है क्योंकि मार्च तक के लिए समय जो है वो रखा ज़रूर गया है। मगर उससे पहले ही कहीं न कहीं इसके लिए की तैयारी होनी चाहिए अस्पतालों के अंदर क्योंकि जो दूसरी लहर के अंदर देखने को मिला था, अस्पतालों के अंदर तैयारी नहीं थी और जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा था। मगर वही बात करें तीसरी लहर के लिए, तो तीसरी लहर से समय से पहले ही कहीं न कहीं सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए और अस्पतालों के अंदर जितनी भी कमियाँ हैं, चाहे ऑक्सीजन की हो, बेड की हो, आईसीयू बेड की हो, वेंटिलेटर की हो या फिर नर्सेज़ की हो या फिर हुँ। इंजेक्शन की हो या फिर और वैक्सीन राजीव, को ये हो, भी कहना गलत लगातार नहीं कहीं न होगा कहीं कि उनको हमारी बढ़ाना होगा। सरकारों जी। की यही सबसे बड़ी कमी है कि समय रहते तो हम
डिसीजन नहीं लेते हैं, समय रहते निर्णय नहीं लेते हैं, और जब चीज़ें बिगड़ जाती है उसके बाद निर्णय लेते हैं, और फिर चीज़ों को भी होने में समय लगता है और फिर काफ़ी ज़्यादा समय बीत जाता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। सरकारों की यही सबसे बड़ी कमी है। प्रोजेक्ट ज़रूर बना दिए जाते हैं, लंबे बड़े-बड़े नाम रख दिए जाते हैं और उनका टाइमिंग भी रख दिया जाता है। मगर जिस तरीके से इस समय इसके स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी जो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार ने टाइम रखा गया है मार्च हुँ। तक का, वो कहीं न कहीं अगर तीसरी लहर पहले आ जाती है, तो सोचिए ये प्रोजेक्ट जो है वो फेल होता नज़र आएगा और दिल्ली सरकार के ऊपर फिर दोबारा से सवाल खड़े होते नज़र आएँगे। मगर कहीं न कहीं दिल्ली सरकार को समय रहते हुए ये कार्य करने होंगे, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या और राज्यों की सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो। समय से पहले ही अगर इस तरीके की परेशानियों को या कमियों को दूर कर लिया जाए, तो कहीं न कहीं हर तरीके से जनता कहीं न कहीं महफूज महसूस करती नज़र आएगी। जी। राजीव, समीक्षा बैठक के बाद क्या सरकार ने कोई रणनीति बनाई है जिसको लेकर ये काम जल्द ही पूरा हो जाएगा? क्योंकि उन्होंने समय तो 2022 का दे दिया है, लेकिन उसके लिए रणनीति सबसे पहले बेहद ज़रूरी है। देखिए, बिल्कुल बताइए जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार कहीं न कहीं समय रहते हुए यानी कि 2000 मार्च तक के 22 तक के लिए मार्च तक के महीने के लिए कहीं न कहीं इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, इस तरीके की सुविधाएँ दी जाएगी जनता को। मगर उससे पहले कहीं न कहीं और ज़्यादा बैठक करनी होगी या फिर और ज़्यादा अधिकारियों से बात करनी होगी, चाहे इसके लिए कितने भी कह सकते हैं अधिकारियों से बात करनी पड़े। मगर हुँ। कहीं न कहीं हर तरीके से यही कोशिश करनी चाहिए कि आने वाले समय से पहले ही बच्चों को और तीसरी लहर से बचाने के लिए जनता को हर तरीके से कोशिश करनी चाहिए। मगर अब देखना होगा कि कोशिश कितनी कारगर होगी, ये तो समय रहते ही पता लग पाएगा। मगर जब तीसरी लहर अगर समय से पहले आती है, तो स्थिति ज़रूर बिगड़ सकती है। जी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बात दिल्ली की कर रहे थे, जहां पर सीएम केजरीवाल लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, और तो अब एनसीपी नेता अनिल देशमुख के बाद राज्य के ऊर्जा मंत्री और कांग्रेस नेता नितिन राउत ईडी के रडार पर आ गए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले सलाह तरुण परमार ने कुछ महीने पहले कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र सरकार में ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए रेत, कोयला और जमीन की हेराफेरी के तमाम दस्तावेज ईडी को सौंपे थे, जिसके बाद ईडी ने शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के लिए ईडी कार्यालय मुंबई में बुलाया है और यहां पर शिकायतकर्ता ने 3 घंटे में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। अब ऐसा माना जा रहा है कि ईडी बयान और दस्तावेज के आधार पर कांग्रेस नेता और ऊर्जा मंत्री नितिन राउत को अपने रडार पर ले सकती है। वही जो मैंने कंप्लेंट्स दिए थे, वो कंप्लेंट्स के सिलसिले में वो उनका एक तो मेरे से बयान नोंदना था और दूसरा उस मेरे पास में जो भी उसके रिलेटेड दस्तावेज थे उसको समझना था कि कौन से दस्तावेज में क्या प्रूफ है। तो मैंने जो थे दस्तावेज वो मैंने कोर्ट में उनके समक्ष रखे और वो मेरी करीब 2 से ढाई घंटे तक वहाँ पर हमारी चर्चा हुई। तो ये भ्रष्टाचार के संदर्भ में सभी दस्तावेज, हाँ, मेनली भ्रष्टाचार, हवाला मामला, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड पूरे मामले हैं। तो ऊर्जा मंत्री नितिन राउत की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन पर ईडी का शिकंजा कस सकता है। इससे पहले एनसीपी नेता अनिल देशमुख पर शिकंजा ईडी का कसा था और अभी तक फिलहाल वो पेश नहीं हुए हैं, और इसी बीच अब महाराष्ट्र से ही कांग्रेस नेता नितिन राउत पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कभी भी उन पर मुश्किलें उनकी बढ़ सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले सलाह तरुण परमार ये एक शख्स हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र सरकार में ऊर्जा मंत्री नितिन राउत पर गंभीर आरोप लगाए थे, और ये आरोप रेत, कोयला और जमीन की हेराफेरी के थे, यानी गबन के आरोप इन पर सीधे सीधे लगे हैं। और इसी के साथ तमाम दस्तावेज भी शिकायतकर्ता ने ईडी को सौंप दिए थे, जिसके बाद ईडी ने शिकायतकर्ता का बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें ईडी कार्यालय मुंबई में बुलाया, जहां पर करीब 3 घंटे में उनके बयान दर्ज हुए। तो ऊर्जा मंत्री नितिन राउत पर ईडी का शिकंजा कस सकता है। शिकायतकर्ता के बयान पर ईडी ने मुंबई में उनको अपने कार्यालय में बुलाया था, जिसके बाद 3 घंटे में उनकी शिकायत दर्ज कराई गई। अब ऐसा माना जा रहा है कि उनकी शिकायत के बाद ईडी उन पर शिकंजा कस सकती है और भ्रष्टाचार के आरोप में नितिन राउत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मुरारी सिंह संवाददाता मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, एक और जहां अनिल देशमुख की रडार ईडी के रडार उन पर है और अब एक बार फिर से महाराष्ट्र के ही ये बड़े नेता हैं जो ईडी के रडार पर आ गए हैं। क्या अब कहा जा सकता है कि शिकायत के बाद इन पर भी शिकंजा कसेगा? मुस्कान, ये कहना गलत नहीं होगा। ईडी ने जो सबूत, जो शिकायत मिली थी, उसके गहन मंथन के बाद उन्होंने शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए हैं। जो बयान दर्ज हुए हैं, लगभग 3 घंटे का वक्त लगा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कई सबूत, कोई ऐसे जो है लगे हैं, जिसके बाद ये जांच की आंच ऊर्जा मंत्री नितिन राउत तक पहुंच सकती है। क्योंकि साफ तौर पर जो पत्र ईडी को जो डॉक्यूमेंट दिए गए थे, उसमें कोयला घोटाला, रेत घोटाला और जमीन घोटाले से रिलेटेड सारे दस्तावेज सौंपे गए थे। अब ऐसे में नितिन राउत की मुश्किलें कितना बढ़ेगी ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से शिकायतकर्ता का बयान दर्ज हुआ है, उसे लेकर के महाविकास आघाड़ी सरकार में हड़कंप जरूर मच गया है। मुस्कान, मुरारी, जिस तरीके से शिकायत अब दी गई है उनके खिलाफ, क्या ईडी से कोई बात उनके सामने आई है कि कितनी सच्चाई जो सबूत उनको मिले हैं उनमें है? देखिए मुस्कान, ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन इतना कहना गलत नहीं होगा कि वो सबूत, वो डॉक्यूमेंट, वो शिकायत में जरूर कोई जान थी। शायद यही वजह था कि शिकायतकर्ता को मुंबई कार्यालय बुलाया गया और उसका बयान दर्ज किया गया है। अब ऐसे में बयान दर्ज के बाद ईडी किस तरीके से नकेल कसती है, यह देखना होगा। लेकिन बिल्कुल मुरारी, देखिए रेत कोयला और जमीन घोटाले में उन पर ये आरोप लगे हैं, तो किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है? अगर ईडी कार्रवाई करना भी चाहेगी इस पर, तो किस तरीके से ईडी का शिकंजा होगा? मुस्कान, देखिए सबसे पहले आपको बताएं, जो आरोप लगे हैं अगर ये सही साबित होते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है कि कार्रवाई की जाएगी। और जैसे जैसे इसमें सबूत मिलेंगे, जैसे जैसे आरोप सिद्ध होंगे, उस तरीके से इसमें और भी जो है कि कॉलम बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता ईडी की रडार पे आ रहे हैं, ऐसे में उद्धव सरकार की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ चुकी है। क्योंकि एक तरफ जहां एनसीपी नेता पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ गई है, कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है, वहीं अब कांग्रेस के दिग्गज नेता नितिन राउत, जो महाराष्ट्र सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, वो पूरी तरह से ईडी की रडार पर आ चुके हैं। मुस्कान और मुरारी, देखिए ये तमाम चीजें हमने देखी है, ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार चाहे सरकार कोई भी हो, लेकिन ये जो आरोप होते हैं, ये लगातार ऐसे ही आरोप हर नेता पर लगते हैं, तकरीबन हर नेता पर, सभी को तो नहीं लेकिन तकरीबन हर नेता पर ये आरोप लगते ही हैं। क्योंकि जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो कहा जा सकता है कि वो उनकी रसूख का सवाल हो जाता है और अपने सत्ता के नशे में वो इतने बेखौफ हो जाते हैं कि इस तरीके का भ्रष्टाचार करते हैं। जनता के बारे में कोई नहीं सोचता। मुस्कान, और ये सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टा की बात करें तो महाविकास आघाड़ी सरकार जब से बनी है, तब से एक के बाद एक नए नाम सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से पिछले हफ्ते बीजेपी नेता समय मुख्य उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी मिलिंद नार्वेकर के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं अब एक नया मामला आया है। जो ऊर्जा मंत्री हैं, वो कहीं न कहीं अब सवालों के घेरे में खड़े हो चुके हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में इंतजार करना होगा कि ईडी किस तरीके की कार्रवाई करती है। क्या नितिन राउत को सम्मन जारी करती है, क्या पूछताछ करती है, या फिर उस बयान और उस दस्तावेज के आधार पर सीधा सीधा छापेमारी करती है, ये इंतजार करना होगा। मुस्कान मुरारी, जो शिकायतकर्ता है उनसे तकरीबन 3 घंटे तक ये पूछताछ हुई है, क्या कुछ पता लग पाया कि उनसे पूछताछ में क्या कुछ खास रहा? देखिए, ईडी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बयान, कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन शिकायतकर्ता से जब उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, उनसे बात हुई, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो कुछ जानकारी हमारे पास थी वो हमने ईडी को लिखित में दिया था और वही सारी जानकारी ईडी ने स्टेटमेंट के रूप में रिकॉर्ड कराया है। अब ऐसे में ईडी क्या कदम उठाएगी ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से शिकायतकर्ता जो परमार है महाराष्ट्र के नागपुर से, उन्होंने कहा है कि ईडी ने जो बयान दर्ज किया है, हमें उम्मीद है बहुत इसके ऊपर कार्रवाई होगी। जी ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया मुरारी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और तमाम जानकारी के लिए। बात अगले मुद्दे की कर लेते हैं। कोरोना की तीसरी लहर के बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट को बेहद खतरनाक माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैक्सीनेशन के दोनों डोज लेने के बाद इस खतरे को बहुत हद तक टाला जा सकता है। मध्य प्रदेश की स्थिति की अगर बात करें तो अब तक 32 पात्र आबादी को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है और दोनों डोज मात्र 4% आबादी को लग पाया है। यानी कि अभी तक करीब 96% आबादी ऐसी है जो कंप्लीट वैक्सीनेशन से दूर है। स्वास्थ्य विभाग के एक सीनियर अफसर ने कहा है कि मध्य प्रदेश को हर सप्ताह कम से कम 50 लाख डोज की जरूरत है। केंद्र सरकार अगर हमारी डिमांड को लगातार पूरी करती रहेगी तो नवंबर तक पात्र आबादी 100% वैक्सीन के सुरक्षा कवच में आ जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि वैक्सीन के 50 लाख डोज का स्टॉक होना चाहिए। प्रदेश में 21 से 30 जून तक वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया। इस दौरान 51 लाख से ज्यादा डोज लगाए गए थे। वैक्सीन की कमी के चलते 2 दिन अभियान को ड्रॉप करना पड़ा और अब सरकार ने पहले 1 से 3 जुलाई तक वैक्सीनेशन महाअभियान चलाने का फैसला भी किया था, लेकिन स्टॉक में सिर्फ 10 लाख ही डोज थे, इसलिए ये अभियान भी ड्रॉप कर दिया गया। तो वैक्सीनेशन का महाअभियान जिस तरीके से लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से ये जो अभियान है वो रोकना पड़ रहा है, टालना पड़ रहा है। पहले जब कांग्रेस शासित प्रदेश या फिर विपक्षी जो प्रदेश हैं, विपक्षी नेताओं के जहां पार्टी है वो जो प्रदेश हैं, वहां से जब इस तरीके की वैक्सीन की कमी की बात सामने आती थी तब लगातार सरकार ये कहती थी कि वो लोग कालाबाजारी वैक्सीन की कर रहे हैं और वैक्सीन की बर्बादी कर रहे हैं। लेकिन अब खुद बीजेपी शासित प्रदेशों से ही वैक्सीन की कमी की खबरें सामने आने लगी हैं। हालांकि मध्य प्रदेश ने काफी बेहतर काम किया है वैक्सीनेशन को लेकर, हमने देखा लगातार रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर से गणेश तिवारी संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, जिस तरीके से ये अभियान अब ड्रॉप किया गया है, 1 से 3 जुलाई तक अभियान चलना था महाअभियान वैक्सीनेशन का, वो ड्रॉप हुआ है और सबसे बड़ा कारण उसका वैक्सीनेशन की कमी रहा। निश्चित तौर पर देखिए मुस्कान, अगर बात करें तो जहां 21 जून से योग दिवस से महाअभियान चलाया गया था और इसके बाद लगातार जो है वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही थी और पूरे देश भर की बात करें तो उस दिन 20% का हिस्सा जो है मध्य प्रदेश का रहा। 20% लोगों को जो है मध्य प्रदेश में ही वैक्सीन लगाई गई थी और एक रिकॉर्ड भी रचा था। इसके बाद लगातार जो है मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन अब जो महाअभियान है उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से ड्रॉप सा लग गया है, उस पर रुकावट सी आ गई है। वजह उसकी साफ है कि वैक्सीनेशन जो है वो जितनी मात्रा में मध्य प्रदेश में चाहिए उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन की शॉर्टेज की वजह से, कमी की वजह से वैक्सीनेशन एक बार फिर जो है का जो रफ्तार था उसमें कहीं ना कहीं एक उसकी गति पर पूरी तरह से विराम सा लग गया है और लोग अब एक बार फिर जो है मायूस नजर आ रहे हैं। लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर तो जा रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं, लेकिन उतनी मात्रा में वैक्सीनेशन जो है उपलब्ध नहीं हो पा रही। शहरी क्षेत्रों में तो ठीक है, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर लोग जाते हैं वहां पर 500 लोग भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो वहां पर मुश्किल से 50 से 100 वैक्सीनेशन डोज ही उपलब्ध हो पाते हैं। ऐसे में कई लोग गणेश, ये कारण ये भी है कि जिस तरीके से वैक्सीन की कमी है और लगातार लापरवाही भी हम करते नजर आ रहे हैं, लगातार जनता भी लापरवाह होती नजर आ रही है, जहां पर भीड़ एक साथ एकजुट हो जाती है और तमाम चीजें हमें देखने को मिली है। इस बीच अगर वैक्सीनेट हम लोगों को नहीं कर पाएंगे तो संक्रमण भी बढ़ सकता है। और जिस तरीके से एक अधिकारी ने बताया है कि अभी 96% जो आबादी है वो पूर्ण वैक्सीनेशन से बहुत दूर है। निश्चित तौर पर नुकसान अगर बात करें मध्य प्रदेश की बात करें तो जहां 7.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की आबादी मध्य प्रदेश की है, ऐसे में लगभग अभी 2 करोड़ 33 लाख लोगों को ही वैक्सीनेशन किया गया। यानी कि अभी मध्य प्रदेश में अगर पहले डोज की बात करें तो 32% लोगों को ही मध्य प्रदेश में वैक्सीनेट किया गया है। अगर दूसरे डोज की बात करें, क्योंकि जो कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट की अगर बात करें तो अगर किसी व्यक्ति को दोनों डोज लगते हैं, ऐसे में जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसका जो खतरनाक रूप, हालांकि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है काफी खतरनाक माना जा रहा है, लेकिन जो उसके लक्षण है, जो उसका असर है, अगर दोनों डोज अगर किसी व्यक्ति को लगते हैं तो उसका कहीं ना कहीं असर और उसके लिए उस व्यक्ति के लिए खतरनाक कम माना जाता है। ऐसे में अगर दोनों डोज की बात करें तो मध्य प्रदेश में मात्र 4% लोगों को ही दोनों डोज वैक्सीनेशन के लगाए गए, यानी कि अभी तक 96% लोग इस वैक्सीनेशन
जो महाअभियान है या वैक्सीनेशन पर्व चला रहा है, इस महाअभियान से अभी कोसों दूर है। और इस लक्ष्य को जो मध्य प्रदेश ने ठाना है कि प्रतिदिन जो है करीब 10 लाख लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन हम लगाएंगे, तब जाकर अगर ऐसे 50 लाख लोग वैक्सीनेशन डोज जो है सप्ताह भर में मिलते हैं, तो ऐसे में जाकर मध्य प्रदेश में नवंबर माह तक एक उम्मीद लगाई जा रही है कि हर व्यक्ति वैक्सीनेशन हो पाएगा, वैक्सीनेट और हो गणेश, पाएगा। कहा लेकिन ये भी अभी गया तक है 96 कि अगर जो सरकार है उन्हें पूरे तरीके से वैक्सीन मिलती है तो वो नवंबर तक अपना तमाम जो वैक्सीनेशन है सभी लोगों को वो पूरा कर देंगे, सभी लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर वैक्सीन मिलेगी कब और कैसे मिलेगी? देखिए, सबसे पहले मुस्कान बता दें कि पहले केंद्र सरकार के हिस्से में 25% की जिम्मेदारी होती थी। 25% की जो वैक्सीनेशन का काम था वो केंद्र सरकार के हिस्से में भी होता था। ऐसे में डायरेक्ट कंपनियों से या फिर केंद्र सरकार से निवेदन पर वैक्सीनेशन उपलब्ध हो जाती थी। अब पूरी तरह से वैक्सीनेशन का जो है केंद्र सरकार के ऊपर है। केंद्र सरकार ये निर्णय लेती है कि किस राज्य में कितनी वैक्सीनेशन भेजनी है और कितनी डोज के हिसाब से, क्योंकि अब वैक्सीनेशन की खपत लगातार ज्यादा हो रही है और ऐसे में लोग भी जागरूक नजर आ रहे हैं। ऐसे में बढ़ चढ़कर लोग आगे आ रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। जब से 21 जून से महापर्व चला है, महाअभियान चलाया गया, उसके बाद से ही लोगों ने वैक्सीनेशन को लेकर बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है, जागरूक नजर आए। ऐसे में अब वैक्सीनेशन की कहीं ना कहीं पूरी देश से शॉर्टेज नजर आई। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का यह साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही वैक्सीनेशन जो है उपलब्ध हो जाएगी और लोगों को जो समस्याएं आ रही, एक बार फिर वो वैक्सीनेशन का कार्य जो है सुचारू रूप से पहले की बात जो है वो वापस से चालू हो जाएगा। जी मुस्कान। गणेश, देखिए जिस तरीके से हमने बात की कि डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है उसका मध्य प्रदेश में भी हमने प्रकोप देखा है, फिलहाल की क्या स्थिति है? जब 8 केस सामने आए थे उसके बाद क्या कुछ स्थिति फिलहाल डेल्टा प्लस वेरिएंट की है? मुस्कान, सबसे पहले अगर कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करें, जो कि तीसरी दस्तक माना जा रहा है, तीसरी लहर माना जा रहा है कोरोना की, अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो हालांकि अभी तक 8 लोग डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों में ऐसे संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। हालांकि अगर जिन लोगों की मृत्यु हुई है, अगर उनकी बात करें तो उन लोगों ने कोरोना का कोई भी वैक्सीन नहीं लगवाया था जिनकी मृत्यु हुई थी। वहीं जो लोग 6 लोग जो है इस महामारी से पूरी तरह से जीत चुके हैं और बच चुके हैं, उन लोगों ने वैक्सीनेशन के हालांकि दोनों डोज लगाए थे। तो इस तरह से साफ ये तौर पर कहा जा सकता है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगवा लिए, उनको कहीं ना कहीं ये जो कोरोना की तीसरी लहर है वो उतनी खतरनाक साबित नहीं हो सकती। लेकिन जिन लोगों को वैक्सीनेशन के दोनों डोज नहीं लगे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। चूंकि हालांकि मध्य प्रदेश में अब तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और करीब 8 लोग जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट से शिकार हो चुके हैं। जी मुस्कान। ठीक है, बहुत शुक्रिया गणेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।